नमस्कार। आज हम हिंदी के एक बहुत ही जाने माने कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की एक बहुत ही सुंदर रचना पढ़ेंगे जिसका नाम है परंपरा। इसे इस प्रकार पढ़ा जाएगा कि पहले मैं आपको साथ में समझाती जाऊंगी और अंत में हम पूरी कविता एक बार फिर पढ़ेंगे। कविता कुछ इस प्रकार है। परंपरा को अंधी लाठी से मत पीटो, उसमें बहुत कुछ है जो जीवित है, जीवन दायक है, जैसे भी हो ध्वंस से बचा रखने लायक है। कवि कहते हैं कि परंपरा यानी कि जो ट्रेडिशन है हमारी, उसे अंधी लाठी का यहाँ प्रयोग किया गया है बताने के लिए कि बिना नाप तोल के, बिना सोचे समझे उसे नहीं पीटना चाहिए, उसे गलत नहीं कहना चाहिए, उसे खत्म करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। उसमें बहुत कुछ है जो जीवित है। बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जो आज के समय के हिसाब से भी अनुरूप हैं और वो इतनी अनुरूप और उचित हैं आज के समय के हिसाब से कि हो सकता है वो जीवनदायक हों, ऐसी हों, हम एक ऐसी पहचान दें जिससे आने वाला एक ध्वंस एक पतन, या जिसे अंग्रेजी में डूम कहा जा सकता है, उससे हमें बचा के रखने लायक है। ठीक है। आगे वे कहते हैं कि पानी का छिछला होकर समतल में दौड़ना यह क्रांति का नाम है। कवि यहां पर क्रांति यानी कि रेवोल्यूशन को एक डेफिनेशन में बांधने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्रांति क्या होती है। वे कहते हैं कि पानी का छिछला होना, छिछला मतलब एक ऐसी चीज जिसमें डेप्थ कम हो, जिसमें वॉल्यूम कम हो, यानी गहराई कम हो। जब वो पानी समतल में जब दौड़ना चाहता है, मतलब जब वो एक आउटरीच करना चाहता है, जब वो बहुत सारे लोगों में फैल जाना चाहता है आग की तरह, तो वो अक्सर छिछला हो जाता है, मतलब उसमें वॉल्यूम कम हो जाती है, गहराई कम हो जाती है और ये तभी उसमें जोर आता है। और इसी को इस तरह से समतल में छा जाने को और पूरी बहुत ही बड़े एक विशालकाय रस्ते को या मैदान को नाप देने का जो ये पानी में ताकत है, इसी को क्रांति कहा जाता है। लेकिन घाट बांधकर पानी को गहरा बनाना ये परंपरा का नाम है। कवि कहते हैं कि इसी पानी को अगर हम एक डैम में बंद कर दें, एक बांध में बांध दिया जाए, तो उसमें गहराई आती है। गहराई का यहाँ मतलब ये भी हो सकता है जैसे हम अंग्रेजी में विजडम कहते हैं, ये परंपरा का काम है। यहाँ पे एक साथ में इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक उदाहरण से समझना ये भी आसान रहेगा कि किस तरह से कुछ नवयुवक होते हैं, कुछ ऐसे टीनेजर्स होते हैं जिसमें बहुत जोर होता है, मतलब जिस तरह के क्रांति का जोर है जितना उनके अंदर है वो है, और पर वो छिछले हैं, उनमें वो गहराई नहीं है। पर परंपरा का ये काम है कि हम उनमें वो विजडम डालें, कि परंपरा उनमें वो इंस्टिल करे। पर ये ना समझें आप कि वे कवि जो हैं वो रूढ़िवादी हैं। वे कहते हैं आगे, परंपरा और क्रांति में संघर्ष चलने दो, आग लगी है तो सूखी डालों को जलने दो। कवि कहते हैं कि परंपरा और क्रांति को एक तराजू में बराबर आप तोलते रहिए, नापते रहिए, देखते रहिए कि उसमें क्या गलत है, उसमें संघर्ष होने दीजिए। जो चीजें गलत हैं उन्हें सूखी डालों की तरह जल जाने दीजिए। जैसे आज के समय में बाल विवाह हो गए, सती प्रथा हो गई, पर्दा सिस्टम हो गया, ये सब चीजें आज के समय के हिसाब से अनुरूप नहीं है, इसीलिए उन्हें सूखी डालों की तरह जल जाने देना चाहिए। लेकिन वहीं बहुत सारी ऐसी परंपराएं और ट्रेडिशंस हैं जिनको हमें जीवंत रहने देना चाहिए और जिन्हें हम एक जिंदा पेड़ को, जिस तरह से हम एक छोटे पौधे को, जिस तरह से हम उसका सींचन करते हैं उसे पानी देकर, वैसे ही हमें उसमें परस्पर पानी देकर उसे और बड़ा करना चाहिए और हमारी परंपरा को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। वे आगे कहते हैं, मगर जो डालें आज भी हरी हैं उन पर तो तरस खाओ, मेरी एक बात तुम मान लो। कवि कहते हैं कि हाँ ठीक है, हो सकता है कुछ चीजें पुरानी हैं जो ठीक नहीं है, लेकिन जो आज भी जीवंत हैं, जो ठीक हैं, उन पर हमें तरस खाना चाहिए और हमारे को उनको जीवित रहने देना चाहिए। जिस तरह के कोरोना के समय में हमें हमारे नमस्ते कहने की, हाथ जोड़ने की जो हमारी ट्रेडिशन है, जो परंपरा है, वो काम आ रही है। यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण होगा कि किस तरह से अगर हम कोरोना में अंग्रेजों की जो ट्रेडिशन है, अंग्रेजों की जो
परंपरा है कि वे जब लोगों से मिलते हैं तो वो हैंडशेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं। उसे आज के समय में देखें तो वो अनुरूप नहीं लगती, वो उचित नहीं लगती, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे संक्रमण हो सकते हैं, पर उन्हें उसे छोड़ना पड़ रहा है। उसी तरह से वो उसे एक सूखी डाल की तरह जलने दे रहे हैं, लेकिन वे आज भी लोगों से मिल रहे हैं और उसी तरह से जो चीजें आज भी हो रही हैं, जो कि उनके परंपरा में कुछ और होगा, उसे जीने दे रहे हैं। इसी तरह से हमें भी ये करना चाहिए। लोगों की आस्था के आधार टूट जाते हैं, उखड़े हुए पेड़ों के समान वे अपनी जड़ों से छूट जाते हैं। कवि कहते हैं कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी की आस्था का आधार कुछ ऐसा हो कि वो एक पेड़ के समान एकदम जमीन जकड़ के बैठा हो, लेकिन ऐसा वक्त भी आता है जब लोगों को वो गलत लगता है और वो उसी तरह से उखड़ जाता है जिस तरह से किसी क्रांति में या किसी बहुत ही बड़े आंधी या तूफान में एक पेड़ अपनी जड़ों के साथ उखड़ जाता है। परंपरा जब लुप्त होती है, सभ्यता अकेलेपन के दर्द में मरती है। यहाँ कवि कहते हैं कि परंपरा यानी ट्रेडिशन जब खत्म हो जाती है तो एक पूरी की पूरी सभ्यता अकेला महसूस करने लगती है। आज सोचिए, क्या है जो आपको भारतीय बनाता है? भारतीय या कुछ जो भी आप अपने आप को कहना चाहें, अगर उसकी सब चीजें, हर चीज जो आप उसके दायरे में बांधते हैं, जो अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए, अपने आप को पहचान देने के लिए अब जिसके बारे में सोचते हैं, अगर वो सब चीजें आप में से खत्म हो जाएं तो आप अकेला महसूस करेंगे। और कवि कहते हैं ये ऐसा अकेलापन है जिसके दर्द में एक सभ्यता मर भी सकती है। अगर पूरा भारत ही आज वह जो पहचान है उसे खो दे तो एक पूरी की पूरी सभ्यता, पूरा भारत मर सकता है। वे आगे कहते हैं, कलमे लगाना जानते हो तो जरूर लगाओ, मगर ऐसी कि फलों में अपनी मिट्टी का स्वाद रहे। कलमे, या फिर जिसे अंग्रेजी में ग्राफ्ट करना भी कहते हैं, उसे कवि कहते हैं कि अगर आपको कलमे लगाना आती हैं, अगर आपको पहले से कुछ ऐसे पेड़ हैं जो कि जीवित नहीं रह पा रहे हैं, या फिर ऐसा है कि बाहर से कोई चेंज आ रहा है और उसका आना बहुत जरूरी है, कोई बदलाव है जिसका आना बहुत जरूरी है, अगर आपको दोनों को साथ में परस्पर रहना है तो कैसे रहेंगे आप? अगर आपको कलम लगाना आती है, हम ऐसे करते हैं कि हम दूसरे पेड़ की एक डाली लेते हैं और उस पेड़ के साथ जोड़ देते हैं और उसमें वो जो जिस पेड़ की हमने डाली लगाई वो भी जीवित रहता है और जो पेड़ पहले से था वो भी जीवित रहता है। कवि कहते हैं ऐसा करो, लेकिन ध्यान रहे कि ऐसा रहे कि जो फलों में जो स्वाद आए वो अपनी मिट्टी का ही हो। मतलब यहाँ ये है कि यूं ना हो कि हमने उनकी कलमें इतनी ज्यादा लगा ली कि हम अपनी ही मिट्टी का स्वाद भूल गए, कि हमने पाश्चात्य सभ्यता या कोई और भी सभ्यता इतनी ज्यादा अडैप्ट कर ली, इतनी ज्यादा अब्सॉर्ब कर ली कि हम भूल ही गए कि खुद होना कैसा होता है। आगे वे कहते हैं, और ये बात याद रहे, परंपरा चीनी नहीं मधु है, वह न तो हिंदू है न मुस्लिम। कवि यहां कहने की कोशिश कर रहे हैं कि परंपरा जो ट्रेडिशन है वह चीनी की तरह है, वह चीनी की तरह नहीं है, वे मधु की तरह है, जो कि हमारे को चीनी के मुकाबले में उतनी बीमारियां नहीं देता। वो ना हिंदू है ना मुस्लिम है। यहाँ समझने की जरूरत है कि वह हिंदू और मुस्लिम जैसे शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं, वे और कुछ क्यों नहीं कहते, वे बिहारी या मराठी क्यों नहीं कहते। उनका कहने का ये स्पेसिफिकली यही शब्द उठाने का मतलब है कि परंपरा जो है वह डिसाइसिव नहीं है। डिसाइसिव यानी हमारे को तोड़ती नहीं है, वो ऐसी चीजें जो हमें जोड़ती है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हिंदुओं की जो सभ्यता है वो अलग है, परंपरा अलग है। उनका कहने का मतलब है कि परंपरा हमेशा ऐसी चीज होती है जो कि लोगों को साथ जोड़े रखती है। आइए इसे एक बार फिर पढ़ते हैं। परंपरा को अंधी लाठी से मत पीटो, उसमें बहुत कुछ है जो जीवित है, जीवनदायक है, जैसे भी हो ध्वंस से बचा के रखने लायक है। पानी का छिछला होकर समतल में दौड़ना यह क्रांति का नाम है, लेकिन घाट बांधकर पानी को गहरा बनाना यह परंपरा का नाम है। परंपरा और क्रांति में संघर्ष चलने दो,
आग लगी है तो सूखी डालों को जलने दो, मगर जो डालें आज भी हरी हैं उन पर तो तरस खाओ। मेरी एक बात तुम मान लो, लोगों की आस्था के आधार टूट जाते हैं, उखड़े हुए पेड़ों के समान वे अपनी जड़ों से छूट जाते हैं। परंपरा जब लुप्त होती है, सभ्यता अकेलेपन के दर्द में मरती है। कलमे लगाना जानते हो तो जरूर लगाओ, मगर ऐसी कि फलों में अपनी मिट्टी का स्वाद रहे। और ये बात याद रहे, परंपरा चीनी नहीं मधु है। वह न तो हिंदू है न मुस्लिम। धन्यवाद। हमें जरूर बताएं कि आपको यह कविता कैसी लगी। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो भी हमें बताएं। धन्यवाद।